Hi students, hello everyone and welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about the most important topic of the physical chemistry, that is electrochemistry. और उसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं the most important previous year question which are asked in 2023 to 2015. So without any delay, let's start our video. आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आ चुके हैं बोर्ड्स एग्जाम में। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री का अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 2 to 3 क्वेश्चंस जो हैं वो हर एग्जाम में दिखाई देंगे। जैसे कि चाहे वो नीट का पेपर हो, चाहे जेई हो, चाहे बोर्ड्स एग्जाम हो, आपको 2 to 3 जो क्वेश्चंस हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब इन 2 to 3 के अंदर अगर आगे हम कैटेगराइज करें तो ज़्यादातर यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा आते हैं। और अगर हम बोल सकते हैं कि एक क्वेश्चन हो सकता है थ्योरेटिकल भी आपसे पूछ लिया जाए। थ्योरेटिकल भी इसके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, बस बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न इस चीज़ में क्रिएट कर जाते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो टर्म्स हैं हमारी, जिस तरीके से उनके जो नेम है वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, तो उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस तरीके से उसकी वैल्यू पुट करनी चाहिए या किस फॉर्मूला कौन से टर्म्स के लिए यूज़ होता है। तो सारी की सारी कन्फ्यूज़न जो है वो आज इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर के अंदर जो है कवर हो जाएगी। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास क्या होता है, देखो इसके नाम ही सजेस्ट कर रहा है इलेक्ट्रो एंड केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिस्ट्री मीन्स द स्टडी ऑफ केमिकल्स। तो electrochemistry is the science that study how the electricity and chemistry is related to each other, and we can say that how the chemical energy and electrical energy are related to each other. तो इसी पूरे टॉपिक के ऊपर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको आने वाले बोर्ड्स एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हो सकता है इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके इस बार भी बोर्ड्स एग्जाम में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। देखो, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, जिस तरीके से सेल जब हमारा स्टार्ट होगा, जिस तरीके से उसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होगी तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमें मेजर करना है। देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ईएमएफ है, वो हमारे पास दो टाइप की होती है, एक ई नॉट और एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से। देखो, कोई भी न्यूमेरिकल करने से पहले आप जो है इनके बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, ताकि अगर इसके अलावा स्टेटमेंट चेंज होकर अगर कोई दूसरा क्वेश्चन भी आता है तो वहाँ पे कोई भी आपको ऐसे डिफिकल्टी ना देखने को मिले। तो देखो, इस नोट का मतलब यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन। इट मीन्स कि ई नोट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर हमने जो है वो सेल लिया है। दैट मीन्स कि हमने कंसंट्रेशन भी 1 मोल ली है, प्रेशर भी हमने 1 atm ली है और टेम्परेचर भी हमने 25 डिग्री सेल्सियस लिया है। तो सारी की सारी अगर कंडीशन जो है हमारी स्टैंडर्ड हो जाएंगी तो जो हमारा जो ई सेल निकल के आएगा वो हमारा बन जाएगा स्टैंडर्ड सेल। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे जो ये नोट है ये नहीं लगाया है तो ये हो जाएगा हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर, ये बन जाएगा हमारे पास नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। दैट मीन्स कि हमारी कोई भी कंसंट्रेशन हम ले सकते हैं, देयर विल बी द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन, इट विल नॉट बी 1 मोलर। रेस्ट ऑफ द जो हमारे जो आयंस हैं उनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर से डिफरेंट होगी, तब उसको हम बोलते हैं ई सेल। तो वही हमें निकालना है इसके अंदर, ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है 298 केल्विन पे, जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है। और फिर बाद में इन्होंने ये सेल दिया है हमें। देखो, सेल की रिप्रेजेंटेशन, देखो एक क्वेश्चन के अंदर मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है इसके बेसिक समझा देती हूँ, बाद में हम इसको क्या करेंगे, स्पीड अप कर देंगे। देखो, सेल को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एनोड, फिर हम लिखते हैं सॉल्ट ब्रिज जो कि न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, और उसके बाद में हम लिखते हैं कैथोड। सबसे पहले एनोड, देन हमारा सॉल्ट ब्रिज आ जाएगा, देन कैथोड आ जाएगा। इसको याद रखने का तरीका क्या है, हम लिख सकते हैं LOAN, दैट मीन्स लेफ्ट साइड पे हमारा होगा ऑक्सीडेशन और किस पे होगा, एनोड पे, और उस पे चार्ज क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हम इस तरीके से दो भी कर लेते हैं ना,
यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगी होती है जो एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड है, और यहाँ पे हमारा सोल्ट ब्रिज होता है। तो जो ये लेफ्ट साइड का होगा इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी और उस पर चार्ज होगा नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रोड का नेम है वो हमारा हो जाएगा एनोड। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, दैट मीन्स कि एनोड पे हमारा आयरन जो आयरन 2 पॉजिटिव में जा रहा है, और जो हमारा कैथोड है वहाँ पे जो हाइड्रोजन के जो आयन है वो H2 के अंदर है कन्वर्ट हो रहे हैं। और हमें दिया हुआ है ई नोट ऑफ द सेल 0.44। देखो किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें उस चीज़ का सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना चाहिए कि क्या चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है और क्या जो है हमें गिवन है वैल्यूज़। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला इसका डिफाइन कर लेते हैं। ई सेल का जो फॉर्मूला है वो दिया था नर्स्ट इक्वेशन ने, कि नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर किस तरीके से हम जो है ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि नर्स्ट इक्वेशन हम कब यूज़ करते हैं, तो नर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करते हैं टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। ईएमएफ ऑफ द सेल एट नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाएगी सॉल्व करने के बाद में ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। और जो ये क्यू है ये हमारे पास सिमिलर टू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसपे हम प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेते हैं। और इसके अंदर आपको ध्यान होगा कि हम सॉलिड को यूज़ नहीं करते हैं, हम इसके अंदर एक्वस या फिर जो है हमारे पास गैसियस को ही यूज़ करते हैं, सॉलिड लिक्विड इसके अंदर यूज़ नहीं होते हैं। तो देखो सारी वैल्यूज़ हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई नोट दे रखा है 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 बाई एन। अब देखो एन यहाँ पे क्या है, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का चेंज आया। तो देखो दोनों की दोनों इक्वेशन हम लिख के देखते हैं, दोनों की दोनों इक्वेशन को लिख के देखते हैं कि कितने नंबर का हमारे पास चेंज आया है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आयरन जो है आयरन 2 पॉजिटिव में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, और दूसरी तरफ जो हमारे हाइड्रोजन के आयन है उन्होंने इन 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन किया और ये चले गए हैं H2 के अंदर। जब हम इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो ये बन जाएगी आयरन 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव, और इट विल ब्रिंग टू द आयरन 2 पॉजिटिव एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ द H2 गैस। तो दिस इज अवर ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन विच टेकिंग पार्ट इन द सेल। ओके, तो देखो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो हम ये 2 वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और लॉग। अब क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, देखो प्रोडक्ट में आयरन 2 पॉजिटिव और H2 है। आयरन 2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन दी है 0.01 मोल और H2 दिया है 1 बार, तो 1 हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय में हमारे पास आ जाएगा H पॉजिटिव और उसके कितने मोल्स हैं 2, तो H पॉजिटिव का स्क्वायर, H की कंसेंट्रेशन दी है 1 मोलर, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0591 अपॉन में 2 log, दिस विल ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट, और 0.01 को हम लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -2। मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हमारे पास log वैल्यूज़ होती हैं इस तरीके से log a रेज टू द पावर b, तो जो ये b है हमारे पास आगे आ जाता है और पीछे बचता है log a। तो वही वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, अब -2 जो वैल्यू है वो आगे आ जाएगी और बचेगा log 10। अब हमें पता है log और 10 जो है वो एक दूसरे के एंटी होते हैं, बेस होते हैं एक दूसरे के, तो ये कैंसिल होके 1 बन जाएगा और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। फिर बचेगा 0.44 वोल्ट और पॉजिटिव 0.0591। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, देखो इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं, तो 0.49 के आसपास आएगा आई गेस, 1994, यस 0.4991 वोल्ट हमारा जो है वैल्यू आ जाएगी। तो दिस इज द ईएमएफ ऑफ द सेल एट 298 केल्विन, दैट इज नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। इतनी बात समझ आई आपको। तो इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस क्वेश्चन के लिए जो चीज़ हमें निकालनी है, जो चीज़ हमें वैल्यू गिवन नहीं है उसका हम फॉर्मूला लिख लेंगे, और जितनी भी वैल्यूज़ गिवन है वो एक साइड में नोट कर लो। जो चीज़ हमें निकालनी है, जैसे कि यहाँ पे क्यू गिवन नहीं था तो क्यू जो है हमने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग निकाल लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉलम ऑफ 0.05 मोलर KOH। अब देखो सबसे पहले हमें कंसंट्रेशन गिवन है
0.05 मोलर। ओके, और कौन सा सॉल्यूशन है, KOH सॉल्यूशन, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है। द लेंथ ऑफ द 50 सेंटीमीटर, जो लेंथ है हमें वो गिवन है 50 सेंटीमीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो एरिया है हमारे पास वो गिवन है 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जो रजिस्टेंस गिवन है वो गिवन है 5 × 10⁻³ ओम, 5 × 10⁻³ ओम। अब देखो रजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है कि जो कि करंट को फ्लो होने से रोके, दैट विल ऑटोमेटिकली क्या करता है, करंट को फ्लो होने से हमारे पास अवॉइड करता है। अब देखो कोई भी सॉल्यूशन अगर हमारे पास है और उसके अंदर अगर आयंस है तो वो आयंस मूव करेंगे, आयंस मूव करेगा तो चार्ज मूव करेगा। देखो जब आयंस मूव करेंगे या फिर चार्ज मूव करता है तो उसकी वजह से हमारे पास क्या करता है, करंट मूव करता है, करंट फ्लो करेगा। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है और उसको हमने वाटर में, मान लो कोई भी जो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास ड्राई कंडीशन के अंदर आयंस प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जब हमने इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लिया है तो ये आयंस में प्रोड्यूस हो जाएगा। और जब भी आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे तो आयंस मूव करेंगे, चार्ज कैरी करेंगे और हमारा करंट फ्लो करेगा, और हम बोल सकते हैं कि कंडक्टेंस जो है वो शो करेंगे। तो देखो हमें पता है कि जो हमारा R होता है रेजिस्टेंस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो जब हम इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है रो। क्या नाम होता है इसका, रो, जिसको हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और इसी की जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू पूछी है, तो रेजिस्टिविटी अगर हम यहाँ से निकाल लें तो R एरिया बाय में लेंथ हो जाएगा। R दिया है हमें 5 × 10⁻³ एरिया इज 0.625 एंड लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 62.5 ओम सेंटीमीटर। देखो यूनिट का भी आपको बहुत ध्यान रखना है, जैसे इसकी यूनिट ओम थी, इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 कैंसिल हो जाएगा, ओम सेंटीमीटर बचेगा। सो दिस इज अवर रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट पूछा है कंडक्टिविटी क्या होगी। देखो कंडक्टिविटी डिफाइन करती है कि एक जो सॉल्यूशन है वो कितना कंडक्टेंस उसने शो किया है। और जो कंडक्टिविटी है हमारे पास, देखो अब हम कंडक्टिविटी को सॉल्व करते हैं। कंडक्टिविटी है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कापा से, और वो होती है रिवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, दैट मीन्स रिवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी। अगर इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर है तो इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और ओम इनवर्स को हम बोलते हैं साइमन। तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो बस इसका रिवर्स कर दो, 1/रो, रो की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 62.5 सेंटीमीटर एंड विच इज़ इक्वल टू 0.016 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, द नेक्स्ट इज मोलर कंडक्टिविटी। देखो कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में अब क्या डिफरेंस है। देखो कंडक्टिविटी हम जनरल सेंस में बात कर लेते हैं कि कितना कंडक्टेंस उसने शो किया है, लेकिन अगर हम डिफाइन कर दे स्पेसिफिकली कि 1 मोलर सॉल्यूशन ने कितना कंडक्टेंस शो किया है, उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा m से। अब वही चीज़ मैंने आपको बताई कि जो भी क्वेश्चन आपने करना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिख लो कि क्या चीज़ हमें निकालनी है और क्या चीज़ गिवन है, वो सब उसके अंदर पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है K × 1000/C, वेयर C इज़ द कंसंट्रेशन टर्म। K की वैल्यू अभी हमने निकाली है 0.016 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड कंसंट्रेशन इज़ गिवन 0.05 मोलर। ओके, तो जो हमारा लैम्डा m बन के आएगा बेसिकली वो आ जाएगा 320 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स एंड मोल इनवर्स, दैट मीन्स मोलर इनवर्स, दैट मीन्स कंसंट्रेशन का इनवर्स हो जाएगा। तो ये हमारा लैम्डा m निकल करके आ गया। तो ये सारी चीज़ समझ में आई आपको। तो देखो एक तरीके से यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देती हूँ, एक चीज़ और एक्सप्लेन करना चाहूँगी मैं यहाँ पे कि जो R हमारा होता है, नोट कर लो ये चीज़ सारे फॉर्मूले, कि जो R हमारे पास होता है वो होता है ρl/A, और जो G कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं ये होता है 1/R। G कंडक्टेंस जिसको बोलते हैं 1/R हम बोलते हैं रेजिस्टेंस का इन्वर्स। तो जैसे रेजिस्टेंस की ओम इन्वर्स ओम यूनिट है तो इसकी ओम इन्वर्स हो जाएगी, और जिसको हम क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं,
साइमन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और वो हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा आर ए अपॉन एल। और यहाँ से जो नेक्स्ट हमारे पास कंडक्टिविटी आएगा, कंडक्टिविटी होता है रो का इन्वर्स, कंडक्टिविटी रो का इन्वर्स हो जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करें रो की, तो आ जाएगा 1/r एंड l अपॉन ए। और 1/r अभी मैंने बताया कि कंडक्टेंस होता है, तो k इज इक्वल्स टू जी l अपॉन ए। इसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट, कि जो रेशो है लेंथ और एरिया का किसी भी सेल का, वो हमारे पास बन जाता है सेल कांस्टेंट, वो बन जाता है सेल कांस्टेंट। तो हम लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू जी मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में तो आपको यहाँ पे लेंथ और एरिया अलग से गिवन था, लेकिन अगर आपको सेल कांस्टेंट की फॉर्म में दे दे जब भी आपको आना चाहिए, तो ये क्वेश्चन जो है 2020 में आया हुआ है। जो पिछले वाला क्वेश्चन था वो हमारा 2023 का है रिसेंटली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो कि हाउ मच चार्ज इन फैराडेज इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ द दिस। अब देखो हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज को जब मूव करवाते हैं तो हमारे पास 1 फैराडे ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। अगर हम क्या करते हैं, एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो 1 फैराडे यूज होता है। तो अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लें कि हाउ मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, उससे फैराडे निकाल सकते हैं। तो उससे फैराडे निकाल सकते हैं कि कितना फैराडे यूज़ होगा। तो देखो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो MnO4 2 नेगेटिव, MnO4 2 नेगेटिव नहीं है, ये 1 नेगेटिव आएगा बच्चों यहाँ पे। और इससे जा रहा है मैंगनीज पॉजिटिव 2 के अंदर। तो देखो कितना चेंज आया यहाँ पे। अगर हम इसकी x मान ले, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है x रही होगी, तो -4 × 2 इज इक्वल्स टू -1। x हमारा यहाँ से आ जाएगा +7, और यहाँ पे दिया हुआ है +2। तो अगर हम +7 से +2 में जाएंगे तो देयर इज़ द चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन के चेंज के लिए हमें कितने फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी। जब हमें पता है कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन का चेंज देखते हैं तो 1 फैराडे यूज़ होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना हो जाएगा, 5 फैराडे। और 1 फैराडे की जो वैल्यू होती है वो होती है 96500। इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। तो अगर आपको वैल्यू की फॉर्म में पूछा है तो आप 965,000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अगर सिंपल f की टर्म्स में पूछा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 9f लिख सकते हो। ओके, ऑलराइट, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फोर्थ क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि E0 ऑफ द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन इज 2.71 वोल्ट। हमें ये रिएक्शन गिवन है जहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में जा रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू आवर ट्रिक LOAN, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है दैट मीन्स मैग्नीशियम को हमने क्या लिया हुआ है, एज अ एनोड कंसिडर किया हुआ है। एंड कॉपर 2 पॉजिटिव will changes to the copper, that means there is a redox reaction, there is reduction in magnesium, there is oxidation। और इसका E0 सेल जो हमें गिवन है, E0 ऑफ द सेल इज गिवन 2.71 वोल्ट। ऑलराइट, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट E0 ऑफ द रिएक्शन। 1 मिनट, ई सेल ऑफ द रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना होगा। E0 गिवन है, E0 गिवन है, ई सेल कैलकुलेट करना है। अब वही बात आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी कि अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर हमें फाइंड आउट करना है, जब हमें डिफरेंट कंसंट्रेशंस गिवन होंगी, दैट मीन्स कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज़ करनी है, यस, नर्स्ट इक्वेशन, विच इज़ इक्वल टू ई सेल इक्वल टू E0 -0.0591 अपॉन n log Q, where Q is the ratio of the product and the ratio of the concentration terms of the reactant। अब हम यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट करेंगे। ई सेल हमें कैलकुलेट करना है। E0 कितना गिवन है, 2.71 वोल्ट -0.0591 अपॉन n। अब n मैंने आपको क्या बताया था, n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉट ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
ये बात आपको ध्यान रखने की, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज वहाँ पे हो रहा है। आप देखो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये मैग्नीशियम जो है वो +2 में जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके, और वो 2 इलेक्ट्रॉन विल बी गेन्ड बाय द कॉपर 2 पॉजिटिव। तो वी कैन से दैट देयर इज द चेंज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 एंड लॉग। अब क्यों देखो यहाँ पे क्या होगा, प्रोडक्ट में है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, दैट मीन्स 0.01 इसकी कंसंट्रेशन गिवन है, और रिएक्टेंट में है कॉपर 2 प्लस, इसकी कंसंट्रेशन 0.01। अब हमने मैग्नीशियम और कॉपर को क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सॉलिड है और सॉलिड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन 2 log, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 0.1, और जब इस पूरी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2.73 वोल्ट के नियर अबाउट। सो दिस इज द ई सेल ऑफ द रिएक्शन। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। अब नेक्स्ट क्या कहता है, राइट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट व्हेन एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड। देखो इस क्वेश्चन में करने के लिए एक तरीका क्या है कि देखो हम 2 बीकर लेते हैं, ठीक है, जिसमें एक तरफ हमने इलेक्ट्रोड एनोड ली होती है और दूसरी तरफ जो मेटल ली होती है वो कैथोड ली होती है, और एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होती है, और यहाँ पे हमने लगाया होता है वोल्ट मीटर जो कि क्या करता है, वोल्टेज को नोट करता है, और यहाँ पे हमने लगाया होता है सॉल्ट ब्रिज जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और ये हो गया जिस भी मेटल का हमने इलेक्ट्रोड लिया है उसी का हम इसमें सॉल्यूशन डिप कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम लिया था तो यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन ले सकते हैं, और यहाँ पे हमने क्या लिया, कॉपर लिया, तो हम यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हैं। तो जब ये रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन पे था तो हमारे पास वैल्यू थी 2.71 वोल्ट जो कि गिवन है 2.71 वोल्ट। अब इसने पूछा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या होगा जब हमारा लेस देन 2.71 वोल्ट होगा, ठीक है, लेस देन 2.71 वोल्ट। अब अगर देखो एक्सटर्नल फोर्स अगर हमने लेस लगाई हुई है जितनी हमें रिक्वायरमेंट है, तो दैट मीन्स की रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट हमें है उतना उसको प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। और अगर हमने ग्रेटर देन 2.71 वोल्ट लगाया है तो हमारी रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चली जाएगी। किस में चली जाएगी, रिवर्स डायरेक्शन में, क्योंकि जो फॉरवर्ड का जो हमारे पास ई सेल है जो 2.71 आना चाहिए उसकी जगह पे हमारा जो एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल है जो उस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है वो ग्रेटर देन हो गया है। अब वो ग्रेटर देन हो गया है दैट मीन्स कि जो हमारा अपोजिट फोर्स है वो ग्रेटर देन हो गया जो इस रिएक्शन को आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। तो अपोजिट वाला ग्रेटर देन मतलब कि रिएक्शन भी अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो हमारा करंट भी क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, दैट मीन्स कि एनोड टू कैथोड मूव करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द प्लॉट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ द कंसंट्रेशन फॉलोइंग कर्व इज गिवन। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लैम्डा एम है किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर वो होता है हमारे पास इक्वल लैम्डा एम नोट, दैट मीन्स कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस बी रूट सी, वेयर रूट सी मतलब जो ये सी है यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन है, लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम इज मोलर कंडक्टिविटी at any concentration and lambda m naught at infinite dilution। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या है कि हमने सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया है। सॉल्वेंट ज़्यादा होने से क्या होगा, देखो हमारे पास 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज हो जाएं, और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते हैं। तो देखो डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और ये प्लॉट किस तरीके से आया ये चीज़ आपको समझनी है। देखो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में भी बताया था कि कंडक्टेंस के लिए एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर लो कि कंडक्टेंस के लिए या कंडक्टिविटी के लिए सबसे पहले हमारा जो है वो करंट फ्लो होगा, तो हम मानेंगे कि उसके अंदर कंडक्टेंस आई है। करंट फ्लो कैसे करेगा, जब चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो कब करता है, जब हमारे पास या तो आयंस मूव करेंगे या इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर बात आ गई आयंस की। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ द आयन इन सॉल्यूशन,
मैंने क्या कहा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होते हैं, मैक्सिमम ऑफ द आयंस। अब ज़्यादा आयंस हैं तो ज़्यादा कंडक्टेंस शो करेंगे, लेकिन फिर डाइल्यूशन से इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको समझने के लिए पहले आपको वीक वाला समझना पड़ेगा। देखो वीक में पहले जो थे नंबर ऑफ आयंस कम थे, जब हम उसके अंदर डाइल्यूट कर देंगे, जब उसके अंदर हम और सॉल्वेंट डाल देंगे, तो जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट था वो और ज़्यादा एक्सटेंट में टूटने लग जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ आयंस पहले थे उससे ज़्यादा हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे डाइल्यूशन के ऊपर। जब इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारा जो है वो कंडक्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो जैसे जैसे हम डाइल्यूट करते जा रहे हैं, मतलब कि डाइल्यूशन मीन्स कंसंट्रेशन जो है सॉल्वेंट की बढ़ रही है, लेकिन सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब देखो यहाँ से जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, मतलब डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है डाइल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो धीरे 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 क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इस तरीके से एकदम जो इस तरीके का कर्व आपको दिखाई देगा, धीरे धीरे इंक्रीज आएगा। एकदम से इंक्रीज क्यों नहीं आता, क्योंकि देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो एकदम से ब्रेक नहीं हो सकता है, उसको ब्रेक होने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा वाटर जो सॉल्वेंट अपना फोर्स दिखाता है वो उसको रिक्वायरमेंट है वहाँ पे। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो पहले से आयोनाइज्ड है, तो उसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब देखो वीक में तो हम मान सकते हैं कि सॉल्वेंट के कारण वो जो है उसके अंदर इंक्रीज आ गया आयंस का, क्योंकि जो ज़्यादा डिसोशिएट हो गए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्यों नहीं है, आयनाइज तो ये ऑलरेडी है, तो डाइल्यूशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में एकदम से स्टीप इंक्रीज क्यों आया है, बिकॉज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जब हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन के अंदर मतलब कि हमने वाटर की अमाउंट बढ़ा दी, वाटर लेवल बढ़ा दिया। अब जितने मान लो पहले इतना सा वॉल्यूम था हमारे पास वाटर का और इसमें ये आयंस थे, तो ये पास पास रहेंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा है इनकी, तो ज़्यादा अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। लेकिन जब हमने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो ये आयंस हमारे दूर दूर हो गए, इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गई तो ये अच्छे से मूव कर पाएंगे, और जितना ये इजीली मूव कर पाएंगे, जितना ये अच्छे से मूव कर पाएंगे, उतना ही हमारा क्या मूव करेगा, चार्ज मूव करेगा, उतना ही करंट फ्लो करेगा, और उतनी ही जो हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो जो हमने क्या है बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। अब देखो प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ए एंड बी, देखो साफ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे स्टीप एकदम से इंक्रीज आएगा वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ए विल बी स्ट्रॉन्ग एंड बी विल बी वीक, बी विल बी वीक। अब ये देखो क्या कहता है कि व्हाट हैपेंड ऑन द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द लैम्डा एम नॉट टू द कंसंट्रेशन अप्रोचिंग टू जीरो। अब देखो ये कहना चाह रहा है कि अगर हम इस कर्व को एक्स्ट्रापोलेट करें तो क्या होगा। देखो अगर मैं इसको एक्स्ट्रापोलेट करूं तो मैं एक पॉइंट पे जा सकती हूँ जहाँ पे मैं इसकी कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकती हूँ, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में तो धीरे धीरे डिसोशिएट होता ही रहेगा, तो हम एक एग्जैक्ट वैल्यू के ऊपर नहीं आ सकते हैं। तो इसका आंसर आपके पास क्या रहेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो यस we can approach this nearest value of the lambda m naught, but at the weak electrolyte it is not possible just because of the less number of ions in the solution, and it will automatically increase on dilution, and it will increase at the infinite dilution. There will be no standard value for this. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो रीड करते हैं सबसे पहले कि करंट ऑफ 1.50 एम्पियर, जो भी चीज़ गिवन है सबसे पहले लिख लो भी, हमें करंट गिवन है, करंट दैट मीन्स कि आई की वैल्यू गिवन है 1.50 एम्पियर, वॉज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट सेल कंटेनिंग AgNO3 सॉल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो देखो 2018 का क्वेश्चन है, क्या कहता है कि AgNO3 के अंदर हमने लिया है। अब AgNO3 में जो है वो Ag +1 में है, तो दैट मीन्स कि जब ये डिपॉजिट होगा तो एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये सिल्वर में कन्वर्ट हो जाएगा। द वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट वाज 1.50, जो वेट डिपॉजिट हुआ था वो हुआ था 1.50 ग्राम। हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, हमें क्या बताना है, टाइम बताना है कि कितने टाइम तक वो फ्लो करेगा। अब देखो टाइम और आई के बीच में जो रिलेशन होता है हमें पता है कि Q इज इक्वल्स टू IT, जो हमारा चार्ज है वो करंट और टाइम के मल्टीप्लिकेशन में होता है। तो यहाँ से अगर हम टाइम निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q अपॉन में I। अब देखो Q तो हमें गिवन नहीं है,
हमें आई की वैल्यू गिवन है 1.50 एम्पियर। तो हम क्यू कैसे निकालेंगे? देखो हमें वेट गिवन है और यहाँ से ये हमें इक्वेशन गिवन है। अब जब हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के मूव करने से, यानी कि 1 मोल Ag को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दैट मीन्स कि 1 फराडे ऑफ द चार्ज चाहिए, और वो 1 मोल ऑफ सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मास होता है 108 ग्राम। इसका मास कितना होता है? 108 ग्राम। और 1 फराडे मीन्स 96500 कूलम। ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, 1 फराडे इज 96500 कूलम। तो हम बोल सकते हैं कि 108 ग्राम को कन्वर्ट होने के लिए 96500 कूलम चार्ज चाहिए। तो 1.5 को कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिएगा? तो 96500, ये एक यूनिटरी मेथड लगाया है मैंने सिर्फ कि भाई देखो 1 मोल को कन्वर्ट होने के लिए 96500 कूलम चाहिए, तो 1.5 के लिए कितना चाहिएगा? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1340.277 कूलम। इतनी बात आपको समझ आई? तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 1340.277 कूलम, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू 893.518 सेकेंड। इतनी बात समझ में आई आपको? तो देखो बेसिकली कोई भी क्वेश्चन को करने का तरीका यही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मूला राइट कर लो, राइट द फॉर्मूला। फिर उसके बीच में देखो कि गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, एंड थर्ड के अंदर आप देखो कि हमें फाइंड क्या करना है, और इन तीनों को आप यूज़ करके जो है वो ईजी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। ये भी 2018 का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ ए 0.01 मोलर सॉल्यूशन। देखो 0.01 मोलर सॉल्यूशन मीन्स हमें कंसंट्रेशन दी है 0.01 मोलर। इसकी कंडक्टिविटी गिवन है। कंडक्टिविटी मीन्स के की वैल्यू 1.65 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था कि 1 मोल जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको कितना कंडक्टेंस उसने शो किया, तो इसकी वैल्यू होती है K × 1000/C। तो K की वैल्यू गिवन है 1.65 10⁻⁻⁴ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको यूनिट का भी ध्यान रखना है। और C डिवाइड बाय में आ जाएगा 0.01 मोलर और इनटू में 1000। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.5। द यूनिट विल बी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये लैम्डा एम की हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ओके चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। अभी को थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन भी ज़्यादा करने हैं और हमें वीडियो की जो लेंथ है वो भी थोड़ी शॉर्ट रखनी है ताकि बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, अच्छे से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखो ये 2017 में क्वेश्चन है। देखो हर एक एग्जाम में आपको जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो क्वेश्चन हैं वो बेसिकली इस तरीके से दिख रहे हैं कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने अभी इसके अंदर नहीं उठाए हैं, वो हम एक अलग वीडियो के अंदर करेंगे जब नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज़ जनरली यूज इन द हियरिंग एड, और हमें इसकी एनोड और कैथोड के ऊपर जो सेल रिएक्शन लिखनी है। तो देखो नोट कर लो आप बच्चों कि हियरिंग एड के अंदर हम यूज़ करते हैं मरकरी सेल। कौन सा सेल यूज़ करते हैं? मरकरी सेल। और इसके अंदर एनोड और कैथोड पे क्या होता है? एनोड पे देखो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन होगी। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू LOAN। और कैथोड पे हमारे पास होती है रिडक्शन। तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन होता है वो होता है जिंक मेटल का। ऑक्सीडेशन हमारे पास होती है जिंक मेटल की और यहाँ पे रिडक्शन होती है मरकरी मेटल की। तो हम यहाँ पे रिएक्शन अगर लिखें एनोड पे कैसे रिएक्शन होती है और कैथोड पे कैसे, तो देखो ये तो बच्चों आपको याद करना पड़ेगा कि एनोड पे जो हमारा जो जिंक है, जिंक अमलगम, वो इस तरीके से रिएक्शन शो करता है और ये जिंक ऑक्साइड में चला जाता है +H2O, और ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके जो जिंक है अपना +2 में, जैसे यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे कितनी है +2। और कैथोड पे हमारे पास क्या होता है, जो मरकरी है वो इस 2 इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके किस में चला जाता है, Hg
जीरो में। देखो यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव 2 था और ये जीरो में चला गया, दैट मीन्स रिडक्शन। और यहाँ पे ये 2OH नेगेटिव। तो दिस इज ऑल्सो द थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट इसमें बस वही है कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इसमें समझाने का इतना कुछ नहीं है। अगर आपको पता है कि भाई हियरिंग एड्स के अंदर मर्करी सेल यूज होता है तो आप इसको बता पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर, दिस 2Fe3 पॉजिटिव से 2I नेगेटिव से 2Fe2 पॉजिटिव I2 ओके, कोई रिएक्शन हमें गिवन है और हमें ई नोट वैल्यू दी हुई है। ई नोट ऑफ द सेल इज 0.236 वोल्ट और हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी ऑफ द सेल। अब देखो एक बहुत अच्छा जो यहाँ पे है रिलेशन कि जो गिव्स एनर्जी होती है वो -NF ई नोट सेल होती है स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर। अब देखो जो जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे, जो पुट करना है वो हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो -N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज कितना है, तो देखो यहाँ से N की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चेंज 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, जैसे 2I नेगेटिव से I2 जा रहा है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ है। तो 2F96500 कूलम और ई नोट सेल गिवन है 0.236। देखो बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना आपने। अगर फॉर्मूला आपको याद है तो आप अच्छे से लिख सकते हो। देखो एक और इसकी एप्लीकेशन बताऊंगी मैं, भी इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -45.548 किलो जूल। देखो यहाँ पे ये किलो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास जूल में आएगी, तो उसको 1000 से डिवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, किलो जूल में वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो गिव्स फ्री एनर्जी आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा कि अगर नेगेटिव वैल्यू आती है गिव्स फ्री एनर्जी की तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है। तो हमारी रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन मतलब कि प्रोसीड नहीं करेगी। अब देखो ये वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, ये वैल्यू नेगेटिव कब हो सकती है, देखो जो N है हमारा वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, जो F है फैराडेज कांस्टेंट ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो इस चीज़ को नेगेटिव ही रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ई नोट को पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि ये भी अगर पॉजिटिव होगा तो होल ऑफ द क्वांटिटी विल बी नेगेटिव। और ई नोट हम कैसे निकालते हैं, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो आपको अगर दिया हुआ है 2 मेटल्स दी हुई है, फॉर एग्जांपल मान लो ई नोट आपको जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव की वैल्यू दी हुई है और ई नोट आपको कॉपर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू होती है +34 -0.76। जब आपसे पूछ ले कि इसमें एनोड कौन सा होगा और कैथोड कैसा होगा तो हमें ई नोट रखना है पॉजिटिव, दैट मीन्स कि ये क्वांटिटी हमारी पॉजिटिव रहनी चाहिए। अब देखो ये दिए होते हैं हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन की वैल्यू, किसकी वैल्यू दी होती है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन होती है। तो देखो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा मतलब कि वो रिडक्शन करेगा और वो रिडक्शन करेगा दैट मीन्स कि वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। अब देखो इसकी रिडक्शन करने की वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब कि रिडक्शन अच्छे से नहीं कर पाएगा, तो दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं द मोर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल मोर विल बी द रिडक्शन, मोर विल बी द रिडक्शन सॉरी। तो यहाँ पे फिर हम अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.34 और एनोड हमने किसको मानना था, जिंक को, विच इज 0.76। ये 1.1 वोल्ट के पास जो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। ऑल राइट, चलो इसका जो सेकंड पार्ट है एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो चलो एक्स्ट्रा बात हो गई हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन पार्ट क्या कहता है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज पास्ड फॉर 2 आवर्स। देखो अब इसने पूछा कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या था कि सिर्फ टाइम बताना था, इस बार हमें टाइम भी गिवन है और हमें करंट भी गिवन है, हमें चार्ज से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। वही कि Q जो होता है हमारा I मल्टीप्लाई ऑफ T होता है, यहाँ से हमने लिख लिया। I की वैल्यू गिवन है 0.5 एम्पियर
और T गिवन है 2R, लेकिन हम यहाँ पे सेकंड में पुट करते हैं तो इसको हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई 3600 कूलम। Q की वैल्यू आ गई ये हमारे पास। अब Q से हम चार्ज निकाल सकते हैं। वी नो दैट 96500 कूलम इज इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, 1 फैराडे के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.022 10⁻23। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं क्योंकि 1 मोल के बराबर होता है। 1 फैराडे मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 फैराडे मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल में एक क्वांटिटी होती है नंबर ऑफ एवोगैड्रो के बराबर। तो देखो अगर 96500 में इतने इलेक्ट्रॉन्स है तो 3600 में कितने होंगे? तो विच इज़ नॉर्मल द यूनिटरी मेथड, 3600 डिवाइड बाय 96500 multiply 6.022 10⁻23 and which is equal to 2.24 10⁻22 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाएगा। तो वही सेम जो चीज़ है हम अप्लाई कर रहे हैं कि जो भी आपको क्वेश्चन गिवन है सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला लिखो, उसके बाद जो वैल्यू आपको गिवन है वो डिफाइन करो एंड देन स्टार्ट द क्वेश्चन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है कि गिवन सेल है हमें, जैसे ड्राई सेल गिवन है, मरकरी सेल गिवन है, फ्यूल सेल गिवन है। तो इनमें से हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि हियरिंग एड में कौन सा सेल यूज़ होता है। हियरिंग एड के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हम मरकरी सेल यूज़ करते हैं। हियरिंग एड के लिए क्या यूज़ करते हैं? मरकरी सेल यूज़ करते हैं। अपोलो स्पेस प्रोग्राम के लिए हम यूज़ करते हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल यहाँ पे यूज़ करते हैं जिसमें हम क्या यूज़ करते हैं? ड्राई हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन एंड लिक्विड ऑक्सीजन हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। द सेल यूज इन ऑटोमोबाइल्स एंड इन्वर्टर, इन्वर्टर्स के अंदर यूज होता है लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज। और द लास्ट वी हैव द सेल विच डज नॉट लॉन्ग लाइफ, वो होता है ड्राई सेल। तो ये सारे सेल जो है आपको याद रखने, इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप एक बार इनको पढ़ लोगे कि कौन सा सेल किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो अगर 1 मार्क या फिर 2 मार्क के अंदर क्वेश्चन आ सकता है तो आपका क्वेश्चन रोंग ना हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। द कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल फॉर द रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव टू क्रोमियम। देखो ये क्वेश्चन वही आ गया फिर से नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर। द क्वेश्चन इज फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन, द क्वेश्चन इज फ्रॉम नर्स्ट इक्वेशन। और ये आपका क्या रहेगा? होमवर्क रहेगा, और कमेंट के अंदर आप इसका आंसर जरूर टाइप करना। देखो क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हमने 2-3 बार कर चुके हैं, 2016 का क्वेश्चन है, तो इससे आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आ रही है कि नर्स्ट इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नर्स्ट इक्वेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है और इस चीज़ सारे न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्लास का, फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन इज 2.48 10⁻⁻²। देखो कंडक्टिविटी हमें गिवन है 2.48 10⁻⁻² साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ओके। और कंसंट्रेशन गिवन है 0.20 मोल लीटर इनवर्स। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलर कंडक्टिविटी। देखो मोलर कंडक्टिविटी भी हम बहुत बार कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं। तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा K × 1000/C। तो ये सारी वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे, K कितना हो जाएगा? 2.48 10⁻⁻² मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय C दे रखा है 0.20। तो ये वैल्यू जो यहाँ पे आएगी वो आ जाएगी 124। एक बार आप भी कैलकुलेट करके देखना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्या पूछा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखो डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि वो जो हमारे पास जो सब्सटेंस हमने लिया है, जो वाटर के अंदर डिसोल्व किया है, वो कितने नंबर ऑफ आयंस के अंदर वो डिसोल्व हुआ है, तो कितनी उसकी कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं परसेंट से। तो डिसोसिएशन को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो डिसोसिएशन अल्फा से रिप्रेजेंट होती है, और ये होता है λm/में λm0 कि टोटल इनफाइनाइट पे वो कितना डिसोशिएट कर सकता है, और λm यानी कि एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर उसने कितना डिसोशिएट किया। तो पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के ऊपर तो हमने निकाल लिया 124, टोटल कितना होगा? देखो इनका जो λm0 दिया हुआ इस तरीके से, तो कोलर्स लॉ क्या कहता है कि अगर इन दोनों आयंस को अगर हम समेशन कर दे तो हम उस जो सॉल्ट हमने लिया उसकी कंसंट्रेशन उसकी कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। तो दोनों को अगर हम टोटल करेंगे यहाँ पे 73.5
प्लस 76.5, तो ये आ जाएगा 124/150 एंड विच इज़ इक्वल टू 0.82। दैट मीन्स कि इसका डिग्री ऑफ डिसोशिएशन कितना है, 0.82। दैट मीन्स कि 82% तक डिसोशिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 82% तक ये डिसोशिएट कर रहा है और इतनी अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ये दे रहा है। ओके, तो ये था हमारा आज की क्लास। इसके अंदर हमने 12 क्वेश्चंस पढ़े हैं जो कि 2020 से लेके 2015 तक आई गेस हमने कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।